एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे संयुक्त अपकृत्यकर्ता के बारे में, जॉइंट टॉर्ट फेजर्स के बारे में। सबसे पहले संयुक्त अपकृत्यकर्ता होता क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, दैट मीन्स मोर देन 2 पर्सन, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए सम्मिलित होकर, ज्वाइंट होकर कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, कोई अपकृत्य करते हैं, तो उन सभी को संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, बुक वर्सेस बूल का केस। इस केस में संयुक्त अपकृत्यकर्ता को ही बताया गया। इस केस लो के मैं एक बार फैक्ट बता देता हूं। इस केस लो में क्या हुआ, ए जिसकी गैस की दुकान थी, जिससे बहुत ही तेज स्मेल आ रही थी, और वो स्मेल बी को महसूस होती है, और बी सी को लेकर उसकी दुकान पर जाता है। बी के हाथ में जलता हुआ दिया होता है, जिससे उस ए की दुकान में आग लग जाती है और वो जलकर खाक हो जाती है। यहाँ पर ए ने दोनों के अगेंस्ट में सूट फाइल किया और कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि दोनों बी और सी दोनों संयुक्त अपकृत्यकर्ता थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई प्लेंटिफ कहीं संयुक्त अपकृत्यकर्ता को संयुक्त रूप से या किसी एक को पृथक रूप से दायी करवा सकता है या दायी किया जा सकता है? तो आंसर इज यस, क्योंकि संयुक्त अपकृत्यकर्ता जॉइंट टॉर्ट फेजर्स का जो लायबिलिटी होती है वो दो भागों में बटी होती है। पहली ज्वाइंट रूप से, दूसरी पर्सनल रूप से। उनको ज्वाइंट या व्यक्तिगत रूप से उनको पर्सनली भी लायबल किया जा सकता है। दैट मीन्स यहां पर इस केस में यदि ए चाहे तो वो अकेला बी से भी या अकेला सी से भी या दोनों बी और सी दोनों से मिलाकर उस कंपनसेशन अमाउंट को वसूल सकता है। अब बात यह आती है कि यदि कोई संयुक्त अपकृत्यकर्ता उस पूरी कंपनसेशन अमाउंट को पर्सनली पे कर देता है, तो क्या वह दूसरे संयुक्त अपकृत्यकर्ता से उसकी राशि, उसके भाग को वसूल सकता है? यहां पर इंग्लिश लॉ में यह नियम है कि यदि किसी अपकृत्यकर्ता ने किसी धनराशि को या पूरी की पूरी धनराशि को, पूरे कंपनसेशन अमाउंट को प्लेंटिफ को पे कर दिया है, तो वह अपने को डिफेंडेंट से या अपने संयुक्त अपकृत्यकर्ता से उस धनराशि को वसूल नहीं सकता। इसी के फर्दरेंस में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, मेरीवेदर वर्सेस निक्सन का केस। इस केस में क्या हुआ, मेरीवेदर और निक्सन ने ए एक पर्सन था, उसकी मशीन को बहुत ज्यादा क्षतिकारित की। ए ने दोनों के अगेंस्ट में सूट फाइल किया फॉर द कंपनसेशन अमाउंट, और ए ने पूरी की पूरी कंपनसेशन अमाउंट मेरीवेदर से वसूल कर ली। यहां पर कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि मेरीवेदर द्वारा पे की गई कंपनसेशन अमाउंट वह कोई भी भाग निक्सन से वसूल नहीं सकता। यहां पर मेरीवेदर के राइट्स को थोड़ा सा वोलेशन हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा बर्डन उसके ऊपर पड़ गया। तो इसी वजह से इंग्लैंड में एक एक्ट पारित किया, दैट इज लॉ रिफॉर्म एक्ट। लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935 पास होने के बाद यदि कोई संयुक्त अपकृत्यकर्ता पूरी कंपनसेशन अमाउंट को प्लेंटिफ को पे कर देता है, तो वह दूसरे अपकृत्यकर्ता से जो उसका भाग है, उसके भाग की अमाउंट को उस संयुक्त अपकृत्यकर्ता से वसूल सकता है। अब बात करते हैं कि भारत में इसकी क्या स्थिति है। भारत में लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935 जैसा तो कोई एक्ट नहीं है, न ही किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई जजमेंट दिया हो, इसलिए कोई भी न्यायालय इसके ऊपर एक मत नहीं है कि मेरीवेदर के रूल को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए यह कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड होता है। इट इज डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट वेदर दे शुड अप्लाई द मेरीवेदर रूल और नॉट। इसीलिए यह नियम अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। और संयुक्त अपकृत्यकर्ता के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच।